हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो अब इसमें हम चैप्टर 6 सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं सम टू इन्फिनिटी डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज कनेक्टेड टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चंस। और मैंने ये कि एपीजीपी को जल्दी रैप अप किया है बिकॉज आई बिलीव कि इट इज़ एक तो स्मॉल टॉपिक है एंड आई बिलीव इट इज़ अ फेयरली सिंपल टॉपिक। तो ये कि हमें इतनी लेंदी करने की जरूरत नहीं है इनके डिस्कशंस। सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी आई बिलीव छोटा सा टॉपिक है। एनीवेज, ओके, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं सम टू इन्फिनिटी। ओके, जो सम टू इन्फिनिटी होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के साथ होता है। अभी डिस्कस करेंगे तो इट विल बी क्लियर व्हाई। सिर्फ जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के लिए होता है। और जो सम टू इन्फिनिटी जो वो सम है उसको हम डिनोट करते हैं बाय एस सबस्क्रिप्ट इन्फिनिटी। और हाँ, क्योंकि मैं एस के ऊपर सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूँ इन्फिनिटी का, इसका मतलब है कि वो सम वाला फॉर्मूला तो एक्चुअली इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसका ही एक वर्जन इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हाँ, वो फर्स्ट टर्म से आप शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड सम अप एवरी टर्म। तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म व्हेन यू अप्लाई फॉर्मूला, ऑब्वियसली व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला। ओके, तो सम टू इन्फिनिटी है क्या? आई होप यू गेस्ड इट, नाम से क्लियर है कि सम टू इन्फिनिटी का मतलब है कि सम of all the terms in the GP, the sum of all the terms. और obviously you cannot count how many terms we have because अगर ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है तो आप तो चाहें तो उसको रोक सकते हैं, लेकिन इसमें ये है कि हम मल्टीप्लाई करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, करवाते रहते हैं, और एक इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होते हैं। तो हम इन्फिनिटली मैनी टर्म्स को सम अप कर रहे होते हैं। इन्फिनिटली मैनी टर्म्स। तो अगर हम इन्फिनिटली मैनी टर्म्स को सम अप कर रहे हैं तो सम तो चलना चाहिए, चलना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली ऐसा ही कुछ होता है कि सम कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन ये है कि उस सम जो होता है, जो वैल्यू होती है उस सम की, द सम या द वैल्यू ऑफ द सम या द वैल्यू ऑफ द सम कन्वर्जेस, कन्वर्जेस या फिर गोस टुवर्ड्स, गोस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर, वो तो ऑब्वियसली केस टू केस डिपेंडेंट है, अ पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर। मतलब मतलब ये है कि आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। सिर्फ अभी मैं बात ही कर रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज करें। आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म, you multiply it to get the second term, you multiply the second term with the ratio to get the third term, and then you got the fourth term, and you got the fifth term, and so on and so forth। करते रहे, करते रहे, करते रहे, बस करते रहे, कभी रुके नहीं। और ये जितने भी नंबर्स इनको वन बाय साथ साथ कैलकुलेटर लें और सम भी करते रहे, सम भी करते रहे, सम भी करते रहे। तो वो जो सम होगा वो एक्चुअली आप देखेंगे ना, ऑब्जर्व करेंगे तो किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ जा रहा होगा। वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो जो भी होगा केस टू केस डिपेंडेंट है। तो जो हमारा सम होगा इस पर्टिकुलर नंबर की तरफ एक तो जा रहा होगा और कभी इसको रीच नहीं करेगा। विल नेवर रीच दैट नंबर। कभी भी उस नंबर तक पहुंचेगा नहीं, बस उसकी तरफ, उसके करीब जाता रहेगा, करीब जाता रहेगा, और बहुत ही करीब जाएगा। इट विल गेट इन्फिनिटली क्लोज टू इट। हाँ, इट विल गेट वेरी क्लोज टू इट। बस बहुत ही क्लोज जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन कभी उसको रीच नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर रीच कर दिया तो अगला टर्म ऐड करेंगे तो उसको एक्सीड भी कर देगा। तो ये तो गलत बात हो गई कि हमने तो कहा था कि वो सम इस पर्टिकुलर नंबर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है। तो इट विल नेवर रीच दैट नंबर, नो मैनी हाउ मेनी टर्म्स वी ऐड। लेकिन उसके बहुत ही करीब जाएगा। जितने जितने हम टर्म्स ऐड करते रहेंगे हम उससे उस पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर के और करीब जाते रहेंगे। तो लेट्स डू सम एग्जांपल्स। लेट्स से, अच्छा, अब ये सम टू इन्फिनिटी वैलिड कब होता है, चले पहले हम सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो सम टू इन्फिनिटी इज वैलिड, या बेसिकली सम टू इन्फिनिटी इज वैलिड, या इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि फाइनाइट
नंबर। तो सम टू इन्फिनिटी इज वैलिड या फिर अ फाइनाइट नंबर। इफ एंड ओनली इफ पता नहीं मैं पहले बता चुका हूँ नहीं बता चुका है, लेकिन ये होता है इफ एंड ओनली इफ। मैथ्स में एक साइन होता है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो दिस इम्प्लाइज दिस, अगर ये होगा तो वो होगा। तो द जो डबल इम्प्लीकेशन है, इफ एंड ओनली इफ दिस गोज बोथ वेज, तो इसका मतलब बता देता हूँ, देख लेंगे। तो सम टू इन्फिनिटी इज अ फाइनाइट नंबर या फिर वैलिड इफ एंड ओनली इफ द रेशियो, वो जो रेशियो होता है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो लेस देन वन हो। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन का क्या मतलब है, कि तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो भी आपको रेशियो दिया जाएगा, सवाल में जो भी रेशियो दिया जाएगा आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले। डॉट इसलिए क्योंकि बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, और इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या होता है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव करना। इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं पहले लिख लेता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ लिख लेता हूँ। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वी डिनोट दिस बाय द टू बार्स। वी डिनोट दिस बाय द टू बार्स, अंदर डॉट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इट कैन बी अप्लाई टू एनी नंबर। तो आप इमेजिन कर लें डॉट की जगह कोई नंबर है। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम क्या है? इस एब्सोल्यूट वैल्यू का काम ये है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव नंबर होगा तो उसको छेड़ेगा नहीं, उसको चेंज नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा, तो बेसिकली पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखा। लेकिन अगर एक नेगेटिव नंबर है तो उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। ये तो कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आपको बेसिक बात बतानी चाहिए। -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, यू गेट द आइडिया। इसका जो होता है वो जीरो ही होता है। तो सिंपल, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो कोई भी आपको रेशियो दिया हुआ जाए, नेगेटिव दिया जाए, पॉजिटिव दिया जाए, तो आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें। अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा और वो एक फाइनाइट नंबर होगा, एंड दिस गोज बोथ वेज। अगर सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एग्जिस्ट, देयर इज अ फाइनाइट नंबर इज वैलिड, इसका लाजमी मतलब ये होना चाहिए कि वो रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन वन होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू हम अपनी आसानी के लिए लेते हैं। आप अगर इसको यूं नहीं देखना चाहते कि एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली ये जो इनइक्वालिटी एक शॉर्टकट इनइक्वालिटी है। अगर आप इसको यूं नहीं देखना चाहते, अगर थोड़ी कंफ्यूजिंग है कि भाई ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, लेस देन वन डजंट मेक सेंस, तो इस बेसिकली का इसका मतलब ये भी है, तो आप इस ब्लू बॉक्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद द स्टेटमेंट विच आई एम गोइंग टू राइट नाउ। बस दैट इज इट, कि जो रेशियो होगा वो स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 एंड 1 होगा। अब हमें पता है कि रेशियो -1, अब मैं बताता हूँ कि रेशियो 1, ये तो मैं बता चुका हूँ कि रेशियो 1 तो हो नहीं सकता। तो अगर रेशियो 1 होगा तो ये है कि तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डजंट विल नॉट मेक एनी सेंस। तो लेट्स से कि अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया, लेट्स से मैंने 2 से स्टार्ट किया, तो अगर रेशियो 1 होगा तो फिर मतलब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब सारे टर्म्स टू ही हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें सम टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब आप टू 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 इन्फिनिटली मेनी टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो माय गॉड यू विल गो टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आप कोई भी पॉजिटिव नंबर को या कोई भी नेगेटिव नंबर, मतलब कोई भी, हाँ, पॉजिटिव नंबर को एक्सीड कर लेंगे। तो वो जो कन्वर्जेंस की बात थी कि हम एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ मूव करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, वो तो बात ही खत्म हो गई। तो सम टू इन्फिनिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो वी डोंट टॉक अबाउट r इक्वल्स टू 1। और वो तो वैसे ही हम नहीं कर रहे थे बिकॉज इट विल बी अ ट्रिवियल प्रोग्रेशन एंड नॉट इंटरेस्टिंग। ओके। इसी तरह मैं ये लिख नहीं रहा क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन r इक्वल्स टू -1। -1 में ये है कि, ओके, तो -1 में क्या है? -1 में हम -1 रेशियो हो सकता है, इट्स अ गुड रेशियो, और ये बिल्कुल परफेक्टली वैलिड है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि r इक्वल्स टू -1, ये इट्स अ परफेक्टली गुड रेशियो, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ जीपी विथ r इक्वल्स टू -1। तो वो कैसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी? लेट्स से कि मैंने 3 से स्टार्ट किया, तो ये हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा 3, यू गेट द आइडिया। ठीक। तो इट्स मतलब परफेक्टली वैलिड है, आर की वैल्यू -1 हो सकती है क्योंकि इसमें आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ट्रिवियल नहीं है, चेंज हो रही है। लेकिन आर की वैल्यू -1 हम
सम टू इन्फिनिटी में क्यों नहीं इंक्लूड करते? वो इसलिए क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर मैं आर की वैल्यू -1 लूँ, अगर मैं आर की वैल्यू -1 लूँ और फिर वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वापस बनाऊं, 3 -3, 3 -3, 3 -3, तो इसमें इश्यूज हैं। इश्यूज ये हैं कि इश्यूज ये हैं कि जो सम होगा ना वो बेसिकली आप बता नहीं सकते क्या है। दिखने से तो लग रहा है कि सम जीरो होना चाहिए, कि अगर मैं -3 ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा, फिर +3 और -3 को ऐड करूंगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हैं, तो मैं 3 को अभी काउंट नहीं करता और मैं सिर्फ इनको काउंट करता हूँ। तो ये मुझे पता है, -3 + 3 0, -3 + 3 0, -3 + 3 0, यू गेट द आइडिया। तो ये सारे जीरो बन जाएंगे इनका सम। तो ये तो आखिर में 3 बच गया, तो सम टू इन्फिनिटी 3 होना चाहिए। तो इन्हीं इश्यूज के बारे में आ, की वजह से, एक तो इन्हीं इश्यूज के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, और इन्हीं इश्यूज की वजह से वी डो नॉट कंसिडर द रेशियो इक्वल्स टू -1 फॉर द सम टू इन्फिनिटी। तो रेशियो इक्वल्स टू जो -1 है, इट्स अ परफेक्टली गुड रेशियो, एक्सेप्टेबल रेशियो फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन जनरल। लेकिन अगर आप सम टू इन्फिनिटी के सवाल आ गए, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द रेशियो इज नॉट इक्वल टू -1। रेशियो इज इक्वल टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सम टू इन्फिनिटी। तो आई विल ऑल्सो रिमूव दिस, क्योंकि अभी हम सम टू इन्फिनिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये सब मिटाना पड़ा। एंड वी आर नाउ गोइंग टू कंसिडर द ratios which are strictly in between -1 and 1। एंड वाई -1 एंड बिटवीन -1 and 1? तो वो अभी बता चुका कि अगर रेशियो इफ द रेशियो इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1, इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली थोड़ा अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो वो नंबर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दे विल बी गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5 से शुरू करूं और रेशियो लेट से 2 है, अब ये नंबर्स बड़े हो रहे हैं, दे आर गेटिंग लार्जर एंड लार्जर। तो अब अगर मैं सम टू इन्फिनिटी करूँ, उनके इन सारे इन्फिनिटली मैनी टर्म्स को सम अप करूँ, आई विल एक्सीड एनी पॉजिटिव नंबर। तो मैं किसी फाइनाइट नंबर की तरफ कन्वर्ज नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा। तो आई एम गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसलिए ऑब्वियसली द सम टू इन्फिनिटी डजंट मेक एनी सेंस। और इसी तरह अगर रेशियो लेस देन -1 हो, लेट्स से -3, एंड आई स्टार्ट विथ लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज लेट्स से -5, तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -45, और फिर ये कितना हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आई बिलीव हो जाएगा 135। तो अभी भी नंबर्स लार्जर एंड लार्जर हो रहे हैं। तो अगर आप इन, और ऑब्वियसली जब नेगेटिव नंबर आएगा फिर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, तो इन सब का अगर आप सम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब भी कोई कन्वर्जेंस नहीं आएगी। You will not be moving towards a particular finite number. So we do not consider this case. तो बाय लेस देन 1 और लेस देन 1 या ग्रेटर देन -1 में बड़ी खास बात क्या है? खास बात यह है कि अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो बिल्कुल ठीक। वैसे बात खास ये है कि जब रेशियो लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब है कि आप अपने टर्म्स को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 1 से छोटा हो। तो रेशियो लेस देन 1 होगा, या ग्रेटर देन -1 भी बोल दें, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग our terms, we will be multiplying our terms with हाँ by a number, sorry, by a number which is r, जिसको हम रेशियो बोलते हैं, by a number which is, for example दे रहा हूँ, which is let's say 0.5, -0.7, -0.9, लेट्स से -0.999, या फिर 0.99। वो नंबर्स हम ले रहे होंगे जो बिटवीन -1 and 1 हो। तो वो नंबर्स कुछ ऐसे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। 0.875, यू गेट द आइडिया। तो हम अपने टर्म्स को इन नंबरों से मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे टू गेट द नेक्स्ट टर्म। तो अगर आप नोटिस करें, तो अगर मैं ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो होगा क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो होगा क्या? अगर मैं एक नंबर लूँ, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो मेरा जो नंबर विच आई बिगेन विथ वो छोटा हो जाएगा। 0.7 से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। नेगेटिव का तो मतलब है बस एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन 0.7 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है नंबर छोटा हो जाएगा, इट विल बी लेसर इन वैल्यू। सेम फॉर दिस,
सेम फॉर दिस। हाँ, 0.99 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो तकरीबन सेम रहेगा, लेकिन इंडीड इट विल गेट अ लिटिल बिट स्मॉलर, अ लिटिल बिट लेसर इन वैल्यू। नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर छोटा हो जाएगा। सो यू गेट द आइडिया कि नंबर्स छोटे होते रहेंगे। तो जब आप रेशियो -1 और 1 के बीच में इंश्योर कर लेते हैं, सो द टर्म्स गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन वैल्यू। द टर्म्स आर गेटिंग स्मॉलर इन वैल्यू, स्मॉलर इन वैल्यू। जब ये स्मॉलर होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, बहुत ही छोटे होते रहेंगे, इवेंचुअली बहुत ही छोटे हो जाएंगे। मतलब इवेंचुअली टर्म्स बहुत ही छोटे हो जाएंगे। मतलब अगर आप इतनी दूर जाएं, लेट्स से कि यू फाउंड द 50th मिलियन, 50 मिलियंथ टर्म, तो पॉसिबल है कि टर्म इतना छोटा हो जाएगा, 0.00000000, लेट्स से 9। अब आप इसको जब अपने सम में ऐड कर रहे होंगे तो बहुत ही कम डिफरेंस होगा, देयर विल बी अ डिफरेंस बट वेरी स्मॉल। तो दैट्स व्हाई यू हैव दैट कन्वर्जेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फाइनाइट नंबर। ओके, सो दैट इज इट। और सम टू इन्फिनिटी का ये कुछ बैकग्राउंड है। एंड द सम टू इन्फिनिटी का एक जबरदस्त फॉर्मूला है, वेरी सिंपल फॉर्मूला, इजी टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इजी टू लेट से रिमेम्बर। A/1 - R, A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द रेशियो, दैट इज इट। और अभी हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे एंड देख लेंगे, सम टू इन्फिनिटी के भी सवाल हम देख लेंगे। और सम टू इन्फिनिटी के बारे में और तो कुछ नहीं है ना? नो, आई डोंट थिंक सो। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चंस। ये सवाल हम कर चुके हैं। ये सवाल भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिख रहा है लंबा, काफी लेंदी या लंबा क्वेश्चन है। लेकिन मैं अभी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले एक दो सिंपल क्वेश्चंस कर लें, ताकि टू वार्म अप। लेट्स से जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट नो व्हाई 5 मार्क्स दिए हुए हैं, शायद इसलिए वर्किंग लंबी होगी। एनीवेज, so let's read the question first. The sum of the first 20 terms of an arithmetic progression is 4 or 5, okay? And sum of the first 40 terms is 14, 10. Find the 60th term of the progression. तो सबसे पहले हमेशा वो चीज ढूंढने जो आपको चाहिए। Find the 60th term of the progression. And it's an AP. तो since it's an AP, तो उसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो ये है, A+n - 1 × D। फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। आई नीड द 60th टर्म, जो आपको चाहिए सबसे पहले वो लोकेट करें। आई नीड द 60th टर्म, सो आई विल ऑब्वियसली अप्लाई इट, अप्लाई द जनरल टर्म फॉर्मूला। उसी में मैं n की जगह 60 रिप्लेस करूंगा, तो आई विल गेट माई 60th टर्म, विच इज A+59D, 59 × D। तो ये मेरा 60th टर्म है क्या, A+59 × D। नाउ आई जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ A and D एंड आई विल गेट माई 60th टर्म, दैट इज इट, बात खत्म। तो अब सारा काम यही है, क्वेस्ट ये है कि आई हैव टू फाइंड A and D। दो दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस या दो हिंट्स ही दी हुई हैं, इफ यू कैन नोटिस। सो द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स is 4 or 5, okay? Sum of the first 20 terms is 4 or 5. Sum of the first 20 terms is 4 or 5, and I believe sum of the first 40 terms दिया हुआ है। Sum of the first 40 terms is 14, 10। अब इन्हीं हिंट से हम ए और डी ढूंढेंगे एंड लेट्स सी हाउ। तो व्हाट इज सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, 4 और 5 तो है, ओके। लेकिन वो, अब क्योंकि मुझे सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हिंट यही है कि आप सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। इसी तरह अगर मुझे सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स दिया है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा बाय इट्स फॉर्मूला। तो सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है, वो होता है n/2। रेफरेंस के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, इट इज n/2 इंटू 2a+n - 1 × D। तो इसका क्या मतलब है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स क्या होंगे, वो होंगे 20/2, 2a+20 - 1 × D। और ये जो सम, ये जो भी सम होगा वो क्या होगा, 4 और 5। यही तो है कि सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज दिस, एंड सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स इज एक्चुअली 4 और 5। तो यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी 10। चले, मैं अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली सब कुछ साफ साफ लिख रहा हूँ, आप खुद ही सिंप्लीफाई कर दीजिएगा ताकि पता चले ये इक्वेशंस कहाँ से आई। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड सिमिलरली अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर द सेकंड इक्वेशन, तो हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स
2a + 40 - 1 × d एंड व्हाट इज द सम 14 10। सिंपल सी दो इक्वेशंस हैं, आप आराम से आई बिलीव साइमल्टेनियसली सॉल्व कर पाएंगे। आई मीन बहुत सिंपल है। तो आप इसको आराम से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड व्हेन यू आर सॉल्व्ड फॉर a and d you just plug the values here, you've got the 60th term। तो आई बिलीव कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आई होप आप कर पाएंगे, मुझे बिल्कुल भरोसा है। अ, इसका एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट है। अभी हम शुरू में एपीजीपी के सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सपेंशंस के भी कर लेंगे। तो क्वेश्चंस एपी एंड जीपी। ओके। आई थिंक इतना वार्म अप काफी है, अब ये सवाल भी देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक को कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, सो आई थिंक बाद में देख लेते हैं ताकि थोड़ा और वार्म अप हो जाए। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले जीपी को अलग कंसिडर करें, एपी को अलग कंसिडर करें, बाद में फिर दोनों को एक साथ भी कंसिडर कर लेंगे। ये कर सकते हैं आई थिंक। हाँ, ये कर सकते हैं। ओके। तो द फर्स्ट टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज कॉस थीटा। थीटा की कोई वैल्यू दी हुई है, तो थीटा की वैल्यू मैं कॉस के अंदर प्लग इन करूंगा, आई विल हैव अ नंबर व्हिच विल बी माय फर्स्ट टर्म ऑफ सम प्रोग्रेशन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फॉर द केस विद द प्रोग्रेशन इज ज्योमेट्रिक, ओके, द सम टू इंफिनिटी इज कॉस थीटा ओ 1/cos थीटा। शो दैट द सेकंड टर्म इज कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके। तो बात वही हो गई, बात वही हो गई कि आई नीड द सेकंड टर्म। सो आई हैव अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द term, या for the general term, a into r की power n - 1। From here what will be my second term? It will be a into r। So basically मुझे a के अंदर a से r मल्टीप्लाई करवाना है, और a से a, a को r से मल्टीप्लाई करवाना है, r को a से मल्टीप्लाई करवाना है, and I will get my second term। I believe a तो हमें दिया हुआ है which is the first term। हाँ, cos थीटा। तो मैं रेशियो निकाल लेता हूँ, बाद में हम प्लग इन कर लेंगे द वैल्यूज। तो अब हिंट दी हुई है कि द सम टू इन्फिनिटी इज वन ओवर cos थीटा। ओके, सम टू इंफिनिटी इज 1/cos थीटा। लेकिन मुझे ये पता है कि सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला भी क्या होता है। अब जिसकी हिंट ही दी ऑब्वियसली मैं उसका ही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो सम टू इंफिनिटी इज a/1 - r, एंड द सम टू इंफिनिटी इज 1/cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास बात आ गई कि a/1 - r इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एंड आई नो द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में इसके अंदर आराम से प्लग इन कर सकता हूँ, एंड आई विल हैव माई रेशियो। आई कैन सॉल्व फॉर द रेशियो इजीली। So what is the first term? The first term is cos theta। तो cos theta equals to 1/cos theta, ये हो जाएगा 1 - r। सिंपली सॉल्व फॉर r। cos square theta 1 - r, वन से मल्टीप्लीकेशन से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, एंड द रेशियो इज 1 - cos square theta। और वन, ये ज्यादा आसान, ये कि 1 - cos square theta होता है sin square theta, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। सो द रेशियो इज sin square theta or 1 - cos square theta। So what do you get for the second term? You get for the second term a into r, which is cos theta into 1 - cos square theta, या मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ sin square theta। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, आप चाहे तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें, सिंप्लीफाई करवा दें। मैं sin square theta करवाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज cos theta sin square theta। cos theta sin square theta। अच्छा, तो उन्होंने भी तुक्के में sin square theta ही लिया हुआ है, जो मतलब 1 - cos square theta को रिप्लेस करना है। ओके, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स। ओके, तो नोट करें ये जो पार्ट टू है, इट इज इन पार्ट ए। तो अभी भी हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही कंसीडर कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/3। ओके, सो सिंपल सी बात है कि फर्स्ट, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स, आई बिलीव मैं वापस कंफर्म कर लूं, सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a into 1 - r की पावर n upon 1 - r।
आप चाहें तो आर की पावर n-1 अपॉन r-1 भी कर सकते हैं. Okay, so from here, what do we get? What we get is the sum of the first 12 terms is A. What is the first term? The first term is cos theta. 1 minus ratio. What is the ratio? The ratio is sin square theta. तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 12, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और थीटा की एक वैल्यू भी प्लग इन करनी है. तो बस अब कुछ भी नहीं करना है. यू हैव गॉट इन योर सम टू सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स. वाई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? पाई बाय 3. तो अब आप पाई बाय 3 इसके अंदर प्लग इन करेंगे थीटा की जगह. तो थोड़ी अगर मैं सिंप्लीफिकेशन कर लूँ, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज आई बिलीव पता है, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 3. ये हो जाएगा 1 माइनस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगी साइन की पावर 24. और मैं पहले आई थिंक बिलीव बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज द सेम एज साइन थीटा का होल स्क्वायर. और ये हर पावर के लिए इन जनरल ट्रू है. तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन ऑफ साइन की पावर 24 एंड पाई बाय 3. 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3. अब आप यहाँ से सिंप्लीफाई करें. साइन पाई बाय 3 तो हमें पता है, लेकिन अब आप बस बेसिकली बेहतर है कि कैलकुलेटर के अंदर ये वैल्यूज प्लग इन करें. तो अब आप कैलकुलेटर के अंदर साइन पाई बाय 3 प्लग इन करके उसकी पावर 24 करेंगे, 1 से वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद कॉस पाई बाय 3, एंड देन यू विल मल्टी डिवाइड दैट ओवरऑल रिजल्ट बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3. तो सिर्फ कैलकुलेटर की बात है. वी हैव गॉट इन आवर सम ऑफ द फर्स्ट 12 टर्म्स. ओके. अब एक नया पार्ट है, पार्ट बी है. ओके. पार्ट बी में आई बिलीव एक ही सब पार्ट है. For the case where the progression is arithmetic. Okay, so now we are considering an arithmetic progression. The first two terms are again cos theta and cos theta sine square theta. Find the 85th term. तो वही बात आ गई कि you need the 85th term. तो 85th term है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वो ये बनेगा. Okay. And now I just need A and D. तो थीटा की वैल्यू दी हुई है पाई बाय 3. ओके. जहां जहां मुझे कॉस या साइन थीटा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखा, उसके अंदर मैं थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लग इन कर सकता हूँ. So what is the first term? Cos theta, and the second term is cos theta sine square theta. So the first term is cos theta. The second term is cos theta sine square theta. In other words, basically the first term is cos pi by 3. The second term is cos pi by 3 into sine square pi by 3. Cos pi by 3 ना, तो this is what 180/3. 60. Cos 60 डिग्रीज पे कितना होता है? हाफ. The second term cos 60 पे होता है हाफ. एंड साइन पाई बाय 3. साइन पाई बाय 3 आई बिलीव इज √3/2. तो √3/2 का अगर हम स्क्वायर करें, दिस विल बी 3/4. तो 3/4 और तो हो जाएगा 3/8. तो द सेकंड टर्म इज 3/8 एंड ए. तो आई जस्ट नीड द डिफरेंस, क्योंकि ए तो मेरे पास आ गया है. सो डिफरेंस निकालने का बहुत जबरदस्त तरीका हमें पता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस. तो फर्स्ट टर्म इज द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म इज द सेकंड टर्म, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अप्लाई होता है. सो तो 3/8 माइनस हाफ. व्हाट डू आई गेट? 4 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें. सो -1/8 आई बिलीव. हाँ. So we have a difference, and that is it. So what is the 85th term? The 85th term is a की वैल्यू क्या दी हुई है? हाफ प्लस 84 इंटू -1/8. एंड नाउ जस्ट सिंप्लीफिकेशन. बस थोड़ा सिंप्लीफाई करें. ये कर लेते हैं कि 1/2 माइनस, इसको मैं ऐसा करता हूँ, 2 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ.
माइनस इसको मैं अगर 2 से डिवाइड करूँ तो ये जाएगा 42/2। आई बिलीव 42/4, सॉरी हाँ, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2/4। ये हो जाएगा 42/4। तो ये हो जाएगा -40/4, -10। So our 85th term is -10. And that is it. uh, ये तो हमने देख लिया था पिछले पार्ट में, तो कोई और कंसिडर कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ओके। द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो ये वही हिंट आ गई जो मैं जिस पे काफी एम्फोसाइज कर रहा था इन द प्रीवियस वीडियो, कि जब भी लगातार टर्म्स दी हुई हो भले कुछ गैप के साथ, तो फिफ्थ और सिक्स, तो 6 - 5 करें तो वही गैप है जो 7 - 6 में, एनीवेज वो मैं दिखा लूंगा। और फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ओके। तो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, तो व्हाट, तो आपको जो फिफ्थ टर्म दिया है एंड द सिक्स्थ टर्म दिया है और जो सेवेंथ टर्म दिया है वो क्या दिए हुए हैं? वो दिए हुए हैं 8k -12 और 2k। तो 8k -12 और 2k। 8k -12 or 2k, and given that k is negative, find the sum to infinity of the progression. Okay, so we have to find the sum to infinity. तो सम टू इन्फिनिटी हमें पता है क्या होता है, द सम टू इन्फिनिटी इज a/1 - r, सो आई नीड द फर्स्ट टर्म एंड आई नीड द रेशियो। तो आई वंडर वाई मुझे हिंट्स क्यों दिए कि फॉर द फिफ्थ टर्म, द सिक्स टर्म एंड द सेवन टर्म्स ये क्यों दिए हुए हैं? तो ये हिंट एक्चुअली दी हुई क्यों है? वो इसलिए दी हुई है क्योंकि रेशियो अप्लाई करें, हमें पता है कि सिक्स टर्म और फिफ्थ टर्म में कितने का गैप है, एक का। सेवन टर्म और सिक्स टर्म में भी वही गैप है, एक का। तो ऐसे सवालों में आप, हाँ, जो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में डिवाइड करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि इसको डिवाइड करवा लें इससे। सो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट द रेशियो। क्यों? क्योंकि फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म में कितने का गैप होता है, हमेशा रेशियो का वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है। आप फिफ्थ टर्म से सिक्स टर्म में कैसे जाएंगे? हाउ डू यू गो फ्रॉम द फिफ्थ टर्म टू द सिक्स्थ टर्म? ऑब्वियसली you take the fifth term, you multiply it with the ratio, you get the sixth term. तो अगर मैं T6/T5 करूं, what will I get? I will get the ratio। तो यही बात है। तो आप करेंगे T6/T5, और वो क्या हो जाएगा, पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। सो व्हाट विल दैट बी? सिक्स टर्म इज -12 एंड द फिफ्थ टर्म इज 8k। ओके। एंड ये रेशियो के बराबर है। ओके, लेकिन ये जो रेशियो के बराबर है, दिस विल बी अप्लाइड लेटर, आई विल, मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप अभी इसे रेशियो से इक्वेट कर ले, हमें पता है T6/T5 क्या है, -12/8 के, मैंने टर्म्स की वैल्यू प्लग इन कर ली। और मुझे भी पता है कि T6/T5 में दोनों में जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो आर का है। तो ऑब्वियसली जब रेशियो लूंगा तो आर आ जाएगा। लेकिन अगर इस इक्वेशन के साथ आप अभी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी इस इक्वेशन में दो अननोन्स हैं, तो अभी आप रुक जाएं। अब आप क्या करें? अब आप ये करेंगे, पहले T7/T6 करें। क्यों? क्योंकि T7 और T6 में भी एक एक का एक फैक्टर इन्वॉल्व होगा या गैप होगा। T7/T6 भी ऑब्वियसली मुझे रेशियो देगा। आप सिक्स टर्म लेंगे, उसको रेशियो से मल्टीप्लाई कराएंगे, यू विल गेट द सेवन टर्म। सो व्हाट विल द रेशियो बी? सेवन टर्म अपॉन द सिक्स्थ टर्म। एंड व्हाट इज द सेवन टर्म? 2k। व्हाट इज द सिक्स टर्म? -12। तो अब ये जो जवाब आएंगे इनके, वो तो मुझे पता है आर आर के बराबर होंगे, लेकिन वो बाद में देखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका ये जो भी जवाब आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो मुझे पता है रेशो होगा। इसी तरह इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे पता है रेशो होगा। लेकिन रेशो होगा, अभी इसको छोड़ दें। मेन फैक्ट जो बात क्या है, कि बात ये है कि ये भी रेशो है और ये भी रेशो है, तो इन अदर वर्ड्स क्या है, कि ये दोनों भी बराबर होंगे। ये जो जवाब है वो रेशो है, ये जो जवाब है वो भी रेशो है। और रेशो तो एक ही होता है, तो ये दोनों रेशो तो बराबर होंगे। तो इन अदर वर्ड्स ये दोनों बराबर होंगे, मेन चीज ये है। तो आप अभी इस पे फोकस करें। सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, दैट ये भी रेशियो होगा और ये भी रेशियो तो होगा, लेकिन मेन चीज यहाँ से ये आएगी, ये दोनों इक्वल होंगे। सो इन अदर वर्ड्स -12/8k, -12/8k इक्वल्स टू 2k/-12। मेन चीज ये, यहाँ से पहले k ढूंढ लें, वहां से रेशियो भी आ जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड k। -12/8k, 2k/-12।
So what does this give me? This gives me basically 144, 144 8 to the 16, 16 k स्क्वायर. सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? यहाँ से I've gotten 144 अपॉन 16 इक्वल्स टू k स्क्वायर, विच गिव्स मी, और नेगेटिव है ना, तो लेट्स से मैं नेगेटिव वाला फिर ऑब्वियसली स्क्वायर रूट कंसिडर करूंगा. 144 अपॉन 16 विच गिव्स मी k इक्वल्स टू 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 12, तो -12 अपॉन 4 विच गिव्स मी 3. सो k की वैल्यू आ गई -3. और जब k की वैल्यू आ गई -3, नाउ यू कैन सिंपली फाइंड द रेशियो. तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन अब आप, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसी तरह मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. अगर ये होता फिफ्थ टर्म एंड द सेवेंथ टर्म एंड द नाइन्थ टर्म, तो जब आप T7 अपॉन T5 करते, तो ऑब्वियसली वो टर्म्स प्लग इन करते, और फिर T9 अपॉन T7 करते और वो टर्म्स की वैल्यूज प्लग इन करते, और वो जो वैल्यूज, वो जो रेशियोज इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल दिस, इनको इक्वेट करते टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन पैरामीटर. इस केस में जो अननोन पैरामीटर या जो अननोन वेरिएबल है वो k है. तो पहले k की वैल्यू हमने ढूंढ ली, एंड नाउ वी कैन सिंपली फाइंड द रेशियो. क्यों? इसलिए क्योंकि ये किसके बराबर है? रेशियो के. तो सिंपली जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ k एंड आई विल गेट द रेशियो. दिस इज द रेशियो. तो रेशियो क्या है? -12/8 के. लेकिन हमें पता है रेशियो ये भी है 2k/-12. आप दोनों से देखेंगे सेम आंसर आएगा. तो सिंपली जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ k. तो मैंने पहले इन दोनों को क्यों इक्वेट किया? क्योंकि एक तो ये दोनों रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, और इसलिए ताकि पहले k निकले. तो k भी एक अननोन है, यू हैव टू रिकग्नाइज दैट. तो अब आप बस सिंपली प्लग इन द वैल्यू ऑफ k. तो -12/8 इंटू -3, या फिर 2 इंटू -3 अपॉन -12, दोनों से सेम जवाब आएगा. और वो क्या जवाब आएगा? वो हाफ आएगा. सो द रेशियो इज हाफ. जब रेशियो देखें हाफ आ रहा है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं लूँ तो हाफ ही रहेगी. इन अदर वर्ड्स 0.5, क्योंकि पॉजिटिव है, तो इट इज लेस देन 1. तो व्हाट इज द सम टू इन्फिनिटी? सो द सम टू इन्फिनिटी इज a. व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म मैंने निकाला नहीं है. फर्स्ट टर्म मुझे निकालना पड़ेगा. निकाल लेते हैं, कोई इशू ही नहीं है. तो ये ऑब्वियसली टर्म्स की हिंट्स दी हुई हैं, इनको इस्तेमाल कर लें. कोई भी टर्म उठा लें. पिक योर पॉइजन. लेट्स से आई एम पिकिंग द सिक्स्थ टर्म. सो सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म क्या है? -12. अगर मैं फिफ्थ टर्म लेता और T7 लेता, तो इसमें मैं k की वैल्यूज प्लग इन करनी पड़ती, तो मैंने डायरेक्ट T6 ले लिया. वैसे ये तुक्का था, मैंने ये भी देखा. एनीवेज, -12 सिक्स टर्म होता है, फॉर्मूले के मुताबिक होता है ये r की पावर 5. तो बस r की पावर 5, तो ये हो जाएगा a इंटू -3 की पावर 5. तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट इज -12 अपॉन नेगेटिव, तो बच जाएगा ऑड पावर की वजह से. आई बिलीव दिस विल बी 243. 243 आई थिंक मैंने, क्योंकि एक 3 के पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3, हाँ 243. तो अब आपके पास आ गया सम टू इन्फिनिटी. सम टू इन्फिनिटी आ गया ए, विच इज -12. नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल, तो 12/243, ए अपॉन 1 माइनस द रेशियो विच इज हाफ. बस अब ये कैलकुलेटर के अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है. थोड़ी अगर अभी से ही कर लें, तो ये हो जाएगा 12/243, क्योंकि डिवाइड बाय हाफ होगा ना. व्हेन यू गोइंग टू डिवाइड दिस बाय हाफ, तो वो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बी 24/243. क्योंकि बेसिकली 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ 2 ऊपर चले आएगा. जिसको अगर अभी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से करें, तो ये कितना हो जाएगा? 3 8 जा, एंड 3 81 जा ऑब्वियसली. आई थिंक दिस इज इट. तो ये सम टू इन्फिनिटी आ गया. और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से T5 इन्वॉल्व था, T7 T9, तो हम वही निकालते कि T7/T5 करते, एक रेशियो आ जाता इन टर्म्स ऑफ सम अननोन वेरिएबल, जो अक्सर होता है k. फिर T9/T7 करता, तो वो भी एक फ्रैक्शन या रेशियो आ जाता है इन टर्म्स ऑफ सम अननोन वैल्यू, जो अक्सर k ही होती है. लेकिन वो जो रेशियो होता, तो ये जो रेशियो होता, वो रेशियो होते दोनों बराबर होते हैं. और वो रेशियो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है? इस केस में रिप्रेजेंट कर रहा है r को, तो इस केस में करेगा r² को. क्यों? क्योंकि 7 और 5th टर्म में कितने टर्म्स का गैप है? 9th और 7th टर्म में कितने का गैप है? 2 टर्म्स का. तो वो r² आ जाता है, क्योंकि यू हैव मल्टीप्लाइड द फिफ्थ टर्म
टू टाइम्स बाय आर टू गेट द सेवेंथ टर्म। तो T5 को हम दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे आर से टू गेट द सेवेंथ टर्म। क्यों? क्योंकि T5 को जब मैं पहले दफा आर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सिक्स टर्म, फिर उस सिक्स टर्म को आर से मल्टीप्लाई कराऊंगा, सो आई विल हैव गॉटन द सेवेंथ टर्म। सेम फॉर दिस ही। तो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे सवाल आते हैं। आई थिंक हमने एपीजीपी काफी कर लिया है, लेकिन वो एक सवाल था शुरू शुरू में जिसको हमने छोड़ दिया था। इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन विच एपी एंड जीपी वर कनेक्टेड। तो आई बिलीव फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर आई बिलीव कंक्लूड करूं। कंक्लूड तो नहीं करते, आई थिंक देन वी कैन मूव टुवर्ड्स एक्सपेंशन। आई बिलीव वी हैव द टाइम। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ geometric progression and the first term of an arithmetic progression are both equal to a। हाँ, अभी अच्छा है। क्यों? The first term of a geometric progression and first term of an arithmetic progression are both equal to a। Okay, the third term of the geometric progression is equal to the third term of the arithmetic progression। ये लिख लेता हूँ तो। थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म तो दोनों का ए है तो वो उसमें मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूँ, कैपिटल में जी, ताकि पता चले कि दिस इज फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ए इज फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सिक्स टर्म। The fifth term of the geometric progression is equal to the sixth term of the arithmetic progression। ओके, दोनों का फर्स्ट टर्म ए है, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक निकालूं और जो सेकंड फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालूं, दोनों इक्वल होंगे और वो दोनों रिप्रेजेंटेड हैं बाय द लेटर ए। इन अदर वर्ड्स, दोनों की वैल्यू फर्स्ट टर्म्स की जो है वो ए है। अब ए कुछ भी नंबर हो सकता है, देखना पड़ेगा। गिवन दैट द टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए। हम्म, अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। Given that the terms are all positive, okay, ये तो कोई ऐसे हिंट दी हुई है, and not equal. Find the sum of the first 20 terms of the arithmetic progression in terms of A। तो sum of the first 20 terms of the arithmetic progression, तो अगर हम नोटिस करें तो sum of the first 20 terms of the arithmetic progression क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20/2, 2a। तो a तो फर्स्ट टर्म है तो वो a ही रहेगा, प्लस 20 - 1 इंटू द डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ही रखो इन टर्म्स ऑफ ए, तो मैं कभी फर्स्ट टर्म की वैल्यू प्लग इन नहीं करूंगा। तो प्लस 19d। तो सिंपल सी बात है कि आई जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस, प्लग इन द वैल्यू ऑफ डी एंड आई विल हैव गॉटन माय आंसर। वो कह रहे हैं कि ए को ए ही रखो, बिकॉज आई नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए विच इज द फर्स्ट टर्म। तो ए को ए ही रखें, और आखिर में वो डिफरेंस भी समहाउ इन टर्म्स ऑफ ए ही आएगा आई बिलीव। नहीं भी आ सकता, चलो देखते हैं। एनीवेज, ओके, तो अब ये हिंट्स कैसे इस्तेमाल करें, देखते हैं। तो थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर हमें हिंट दी हुई है तो अप्लाई भी कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकलता कैसे? वैसे निकलता है कि यू टेक द फर्स्ट टर्म एंड यू मल्टीप्लाई टू टाइम्स, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म, बाय द रेशियो। और सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे मिलता है कि फर्स्ट टर्म लें उसमें बस एक दफा डिफरेंस ऐड कर लें। ओके, ये एक इक्वेशन आ गई। तो ये हो जाएगा a × r² इक्वल्स टू a + b। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a × r⁴ इक्वल्स टू सिक्स टर्म ना, तो a + 5d। फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अच्छा ये तो इसमें तो कोई हिंट ही नहीं है। तो ए और ए तो मुझे पता है बराबर है। ओके, तो अब आई somehow नीड टू इन्वॉल्व ए, कहीं ना कहीं से बस कुछ भी करके ए इन्वॉल्व करें। ओके, देखते हैं किस तरह होगा, अच्छा सवाल है। मैं जरा सोचूं कि मुझे, given that the terms are all positive not equal, find the sum of the first 20 terms of arithmetic progression, okay, in terms of a। Okay, so I need to somehow replace the d here। Okay, तो
देखते हैं, कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? अ, मुझे इतनी कोई खास सिंप्लीफिकेशन लग नहीं रही। कोई खास सिंप्लीफिकेशन। लेट्स से कि मैं यहाँ से डिफरेंस को सब्जेक्ट बनाऊं। लेट्स से यहाँ से डिफरेंस को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट ए आर स्क्वायर माइनस ए। वैसे मेरी अप्रोच क्या है? अप्रोच में ये चाह रहा हूँ कि मैं डिफरेंस को ऑब्वियसली कोई एक अच्छी वैल्यू निकालूं जो इधर प्लग इन कर सकूं, और वो इंटायरली इन टर्म्स ऑफ ए हो। तो सवाल में ये कह रहा है कि यू नीड द सम टू बी इंटायरली इन टर्म्स ऑफ ए, सो देयर इज नो नीड ऑफ द डिफरेंस, नो नीड ऑफ द रेशियो। तो मैं कुछ ऐसा ही चाह रहा हूँ। ओके, तो द डिफरेंस इज ए इंटू आर स्क्वायर माइनस ए। ओके, और यहाँ से अगर मैं डिफरेंस को सब्जेक्ट बनाऊं तो डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा। लेट्स सी, ये अगर मैं फैक्टर आउट करूं तो आर स्क्वायर माइनस वन, सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, इसलिए अगर मैं यहाँ से डिफरेंस को सब्जेक्ट बना लूं तो व्हाट विल द डिफरेंस बी? इट विल बी ए इंटू आर की पावर 4 माइनस ए अपॉन 5। सो आई कैन फैक्टर आउट ए। फैक्टर आउट ए करूंगा, दिस विल बी आर की पावर 4 माइनस वन अपॉन 5। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। और ये क्योंकि दोनों डिफरेंस बराबर हैं तो अब इनको मैं इक्वेट भी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा ए अपॉन 5 इंटू आर की पावर 4 माइनस वन, ए इंटू आर स्क्वायर माइनस वन। द एज विल कैंसिल आउट। देखते हैं ये मैं मुझे कहाँ लेके जाता है। आर की पावर 4 माइनस वन, 5 इंटू आर स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, तो मैं अपना अपनी अपनी अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच ये कि मैंने आई सॉल्व फॉर द डिफरेंस फर्स्ट। मैंने यहाँ से भी डी को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ से भी डिफरेंस को सब्जेक्ट बनाया, और भी दोनों को इक्वेट कर लिया। हम एक्चुअली यही करते हैं ना, अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, आई मीन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना हो, हम दोनों में से वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर दोनों वाईस को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यही किया मैंने। और फिर ये एक अच्छी बात है कि जब मैंने ये किया तो ये एक अच्छी बात है कि ए कैंसिल हो गए। वैसे वो यही हिंट यहाँ पे मिल रही थी कि यहाँ पे भी ए फैक्टर आउट हो रहा था, यहाँ पे भी ए फैक्टर आउट हो रहा था, तो ये एक हिंट है। जब मैंने दोनों डिफरेंसेस को इक्वेट किया तो फैक्टर आउट वाले कैंसिल हो गए। ये बड़ा जबरदस्त काम हो गया। अब अगर आप नोटिस करें तो ये डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लेट्स सॉल्व दिस डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो आर की पावर 4 माइनस वन। अब ये बड़ी जबरदस्त बात हो गई कि यहाँ से आर सिंपली आराम से निकल जाएगा। आर की एक एक्चुअल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो लेट्स सी। पता नहीं आर की वैल्यू काम आएगी नहीं आएगी, लेकिन आई एम बैटिंग के काम आ जाएगी। ओके, हाँ वैसे आएगी ऑब्वियसली। जब आर की एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी तो मैं आर की वैल्यू प्लग इन कर सकता हूँ, और फिर वो डिफरेंस प्लग इन कर लूंगा तो एंटायरली इन टर्म्स ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि आर तो एक नंबर बन जाएगा। सो आई वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूँ कि अप्रोच ये थी कि मैंने क्योंकि मुझे नीडेड द डिफरेंस, तो मैंने डिफरेंस को दोनों से सब्जेक्ट बनाया। और बड़ी जबरदस्त उन्होंने अच्छा सवाल ये दिया कि जब दोनों डिफरेंसेस को सब्जेक्ट बनाया और इक्वेट किया, इक्वेट के ये सेंस है कि आप इक्वेट करते हैं ताकि वो जो अननोन्स इन्वॉल्व उनके लिए सॉल्व करें। तो जब इक्वेट किया तो एक अच्छी बात ये भी है कि ए कैंसिल आउट हो गए। सो द ओनली अननोन आई हैव नाउ इज आर। तो ये हो जाएगा 5। अब इसको आराम से सॉल्व करके आर की वैल्यू प्लग इन कर सकते हैं इन द डिफरेंस, and I will have gotten my difference entirely in terms of a which I will plug in here. तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 माइनस 5 r स्क्वायर माइनस वन प्लस 5 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज के आई हैव आर की पावर 4 माइनस 5 r स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं x की वैल्यू आर स्क्वायर ले रहा हूँ, कैपिटल एक्स को ले रहा हूँ आर स्क्वायर। सो दिस विल बी कैपिटल एक्स स्क्वायर माइनस 5 कैपिटल एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मुझे +4 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? -4 -1, तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर -4x -1x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगी कैपिटल एक्स -4, तो हो जाएगा कैपिटल एक्स -1 इक्वल्स टू 0। सो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 1, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज द रेशो इज आइदर
positive or -1, or the ratio is either positive or -2. Now which ratio do I take? I have four possible ratios. तो अब उसने हिंट दी हुई है कि given that the terms are all positive and not all equal, तो इन्हीं को ही इस्तेमाल करके हमें एक आर की एक अच्छी सी वैल्यू चुननी होगी। ओके। तो सोचते हैं, आर की वैल्यू अगर मैं लूं लेट्स से 1। आर की वैल्यू अगर मैं लेट्स से आर की वैल्यू 1, तो वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो होती नहीं है, तो आर की वैल्यू 1 का तो कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह आर की वैल्यू को हम एक्सेप्ट करें। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ओके। Given that all the terms are positive, given that the terms are all positive and not equal, and not all equal, सारे इक्वल नहीं है। Given that the terms are all positive and not all equal, not all equal। uh hmm फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव ही है। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है ना। और चले पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ, डिफरेंस की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लूँ। पहले मैं डिफरेंस की पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेता हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि मुझे डिफरेंस की वैल्यू प्लग इन करनी है, तो डिफरेंस पहले निकाल लेता हूँ। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है a × r² - 1। ऑब्वियसली यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सप्रेशन वो आसान है। तो आर स्क्वायर, तो वो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप मतलब बेसिकली आर की वैल्यू या तो +-1 होगी या +-2 होगी, लेकिन 1 के प्लस माइनस पे फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस, और जो 2 पे प्लस माइनस उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। तो ये कि बस ये देखना पड़ेगा कि रेशियो फिर वो 1 होगा या 2 होगा। सॉरी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आर स्क्वायर है ना, तो रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा हमारे डिफरेंस में। तो जो दो डिफरेंस की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो ये आएंगी कि द डिफरेंस विल आइदर बी a × 1 में, तो डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो 1 से तो ज़्यादा एटलीस्ट जीरो आ रहा है। और फिर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 है। तो ऑब्वियसली अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो वो तो अरिथमेटिक। अब देखें ना, सबसे पहले तो काम हमने हमें ये चार वैल्यूज थी, तो हम टेंशन में थे कि भाई चार में से कौन सा चुने। तो पहले मैंने देख लिया कि यार, मैंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया कि डिफरेंस, सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस चाहिए, क्योंकि मुझे डिफरेंस की वैल्यू प्लग इन करनी है। तो डिफरेंस भी निकाल लेता हूँ कि कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं फॉर द डिफरेंस। तो डिफरेंस की दो आ रही है, अच्छी बात है लकीली, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्क्वायर द प्लस माइनस डोंट मैटर। तो अब अगर आर की वैल्यू 1 रखूँ तो डिफरेंस जीरो आ रहा है, और अगर आर की वैल्यू मैं +-2 रखूँ तो फिर वो आर की आर की वैल्यू +-2 रखूँ तो डिफरेंस की वैल्यू 3 आ रही है, अगर आर की वैल्यू +-1 रखूँ तो डिफरेंस जीरो आ रहा है। अब डिफरेंस जीरो का तो बिल्कुल ही फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं डिफरेंस जीरो रखूंगा तो इमीडिएटली वहां से क्या बात आ जाएगी? इमीडिएटली यहाँ से ये बात आ जाएगी कि जो हमारी जो एपी है उसके सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यही बात आ जाएगी कि गिवन दैट द टर्म्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, तो सारे इक्वल नहीं हो सकते। तो दिस इज द चॉइस। मैं देख रहा हूँ मैंने कोई मिस तो नहीं किया, सबको सही किया है ना? हाँ। तो द डिफरेंस इज 3 है। तो बस आप वो जो डिफरेंस आ गया 3 है, इंटायरली इन टर्म्स ऑफ पे आ गया, वो आप आराम से प्लग इन कर लें।
सो द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो 10 into 2a plus 19 into 3a। तो ये कितना आ गया 10, और ये आ गया 19 3 सा 57। 57 है तो 59 है। 598। तो दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ माई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैं फिर से रिकैप करना चाहूंगा कि कोई मुश्किल, कोई कंफ्यूजन वाली है वो बात ना हो, कि जब आपके पास यहाँ पे आप अटक जाएं 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं रेशियो की, तो आप ये देखें कि आपको भाई आखिर में यू नीड द वैल्यू ऑफ द डिफरेंस। तो डिफरेंस के अंदर वो प्लग इन करें, फिर वो कॉम्बिनेशन चेक करें। और आई बिलीव यहाँ से भी आई थिंक आर की वैल्यू 1 हम, लेकिन फिर आर की वैल्यू -1 हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वो फिर ऑब्वियसली यहीं से नेग्लेक्ट होगी। तो चलो अच्छी बात है। तो ये है कि आपने डिफरेंस के अंदर ये प्लग इन करनी थी ये वैल्यूज। ओके, आई थिंक एपीजीपी काफी हो गया है, आई मीन बहुत ज्यादा ही हो गया है एपीजीपी। आई थिंक वी आर गुड टू गो। अब ये है कि हम कुछ इसके सवाल कर लेते हैं, एंड दैट इज इट। अब एक्सपेंशन से कुछ सवाल कर लेते हैं। सो वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ एक्सपेंशंस। इसके भी दो तीन ही करेंगे क्योंकि इसके काफी सिंपल है, वैसे उसके भी सिंपल ही थे। एक्सपेंशन। ओके, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। ओके, अब ये 1 + x की मुझे सही से पावर दिख ही नहीं रही, तो आई विल टेक इट टू बी 5। सो 1 + x की होल पावर 5। लेकिन ये काफी आसान सवाल है, शुड वी डू इट? आई मीन इसको मैं, क्योंकि मैं आई मीन अच्छी बात है हम थोड़ा और मुश्किल सवाल करें डिटेल्ड। तो ये सिंपल सी बात है, फर्स्ट थ्री टर्म्स है तो कितना हो जाएगा 1। 5 से 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यू गेट द आइडिया। एक्स की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की पावर 5 5 ही होता है तो 1। और ये आप डायरेक्टली इंडीड कर सकते हैं, तो 5c 1 हो जाएगा। फिर 1 की पावर चेंज होगी तो 1 की पावर चेंज होने में कोई फर्क नहीं है। मतलब इंडी ये हो जाएगा 1 की पावर 5, लेकिन कम ऑन 1 की पावर 5 जो भी हो 1 ही रहेगा। ये हो जाएगा 1 की पावर 4, लेकिन फायदा नहीं है, 1 ही रहेगा। और 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, एक्स की पावर लेकिन 1 हो जाएगी इधर। तो और ये हो जाएगा फिर 5c 2 1 की पावर 3 जो मैं लिख नहीं रहा, और फिर एक्स की पावर 2। सो आई यू गेट द आइडिया। तो ये हो जाएगा 1 + 5x + 10x²। तो असेंडिंग पावर्स में भी था। अगर डिसेंडिंग में होता तो आप या तो पहले यूं लिखते और फिर इसको रिवर्स में लिखते, या फिर आप इसको एक्सपेंड जब करते तो एक्सपेंड यूं करते। क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट वाले की मैक्सिमम पावर से शुरू होता है और राइट वाले की मिनिमम से। अब लेफ्ट वाले की मिनिमम पे जाता है और राइट वाले की मैक्सिमम पे। तो ये पार्ट 1 तो हो गया। ओके, तो 10x² पार्ट ए हो गया। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हैंस फाइंड द कोफिशिएंट, ओके तो ये करना पड़ेगा। 1 - 2x की होल पावर 6 है। तो 1 - 2x की होल पावर 6 है, आई नीड द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ओके, एंड असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। तो वही बात हो गई, 60 में लिख नहीं रहा, 1 की पावर में लिखूंगा नहीं, क्योंकि 1 की पावर 1 1 ही होती है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और मैं वो जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स आई विल बी ट्रीटिंग दिस सम एज दिस सम। मैं सोचा मिटा दूं, लेकिन लिख लेता हूँ वापस, जस्ट टू बी क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, और फिर ये हो जाएगा 6c 1 माइनस, ओ 1 की पावर मैंने लिख रहा अगेन, -2x की होल पावर 1 प्लस 6c 2 -2x की होल पावर 2। सही से लिख रहा हूँ, 6c 2 -2x की होल पावर 2। फिर से कंफर्म कर लो, फर्स्ट थ्री टर्म्स ये है ना, और असेंडिंग पावर्स है। ओके, सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - 12, क्योंकि 6 होता है, तो 6 6 ये हो जाएगा 12x। 6c 2 कितना होता है? 6c 2 आई बिलीव 15 होता है। आई थिंक 15 होता है, आई एम प्रीटी श्योर। तो 15, और फिर वो स्क्वायर की वजह से तो नेगेटिव नहीं आएगा।
तो 15 × 4 60, तो ये हो जाएगा 60x²। तो वही अगर आप देख सकते हैं तो प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेटिंग चल रहा है। ओके। अब व्हाट इज द थर्ड पार्ट? द थर्ड पार्ट इज hence find the coefficient of x² in the expansion of 1 plus x की पावर 5, 1 माइनस, ओके, सो 1 प्लस एक्स की होल पावर 5 और फिर 1 - 2x की होल पावर 6। तो ये हमें उन्होंने पिछले पार्ट में एक्सपेंशन ढूंढवा ली थी, हमसे निकलवा ली थी, और वो क्या थी? 1 + x की होल पावर 5 की एक्सपेंशन थी 1 + 5x +10x² और फिर प्लस अदर टर्म्स। तो प्लस अदर टर्म्स में क्या आएगा? x³ आएगा, और फिर चलते चलते x5 आएगा। एग्जैक्ट टर्म्स डोंट मैटर, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और आपको भी एग्जैक्ट टर्म्स नहीं लिखने, आपको यूं लिखने हैं। उन्होंने जानबूझ के आपको ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स निकलवाई हैं जो आगे इस्तेमाल नहीं होंगी, मतलब जो भी जो एक्स्ट्रा जो नहीं निकलवाई वो इस्तेमाल नहीं होंगी। मैं भी इलस्ट्रेट कर लेता हूँ। और इसी तरह इसकी जो एक्सपेंशन है वो है 1 - 12x +60x²। और ये भी ऑब्वियसली फिर x³ आएगा, चलते 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 द साइंस एंड द एग्जैक्ट वैल्यूज डोंट मैटर। अगर मैटर करेंगे सो वी विल फाइंड देम, और फिर x की पावर 6 तक जाएगा। ओके। अब इन विच टर्म आर वी इंटरेस्टेड इन? वी आर इंटरेस्टेड इन द टर्म विद x², क्योंकि मुझे उसका कोफिशिएंट ढूंढना है। कोफिशिएंट बेसिकली वो नंबर होता है जो एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल 12x, तो इसमें x का कोफिशिएंट 12 है, -13x², तो x² का कोफिशिएंट -13 है। सो आई नीड द टर्म विच विल गिव मी x²। तो जहां जहां मुझे x² मिल सकता है जरा देखता हूँ। तो 1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये देखें, अब ये कॉमन सेंस की बात आ गई। अब इसमें एक्सपेंशन सीरीज एपीजीपी कुछ भी नहीं है भाई। इसी तरह मैं 1 को किसी और से मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ क्या x² है? एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नॉट। इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ऑब्वियसली इसके साथ, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ। तो अगर आप नोटिस करें तो ये जो टर्म्स इसने आपसे नहीं निकलवाए, नहीं ढूंढवाए, फॉर अ रीजन, बिकॉज यू डोंट नीड देम। अगर मैं x³ की, अगर x³ का टर्म लूं, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा कि x² है भाई? किसी से नहीं। इससे भी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x³ आएगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पार बढ़ जाएगी, पार बढ़ जाएगी, पार बढ़ जाएगी, पार बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे वो कोई अपॉन वाला डिनोमिनेटर का कोई केस है तो नहीं। सो आई विल नॉट बी नीडिंग दीज टर्म्स एंड आई विल नॉट बी नीडिंग दीज टर्म्स, एंड वी डिड नॉट फाइंड देम आइदर। सो बस, so in which terms I am interested? I am interested in 1 into 60x² plus 1 into 60x² plus 5x into -12x plus 10x² into 1। और अगर आप सोच रहे हैं भाई ये मुझे कैसे पता है सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो वो जो प्लस या माइनस वो पे साइन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवा इससे, फिर इस एडिशन की वजह से वो ये इधर एडिशन हो रही है, और फिर ये एडिशन जो इधर है, तो ये दे विल ऑल बी एडेड। अगर सब्ट्रैक्ट हो तो मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 60 तो बेचारा मारा गया, क्योंकि मुझे पता है x² देगा, वो x² सारे x² ही देंगे, तो लाइक टर्म्स होंगे, आई कैन सब्ट्रैक्ट और ऐड। तो 60x² -60x² प्लस, तो ये हो जाएगा 10x²। सो व्हाट इज द कोफिशिएंट? सो द कोफिशिएंट ऑफ x² in the above expansion and then the expansion above is 10। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। बट अब यू गेट द आइडिया, यही करना है अब हमें। ये भी वही सवाल है, हम आई थिंक पिछले सवाल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में। चलो एक ये भी कर लेते हैं, आई थिंक लेट्स कंक्लूडेड, यू विल गेट एन ओवरऑल आइडिया कि किस तरह सवाल को, इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। एक ही पार्ट है इसका, एक ही पार्ट है, 5 मार्क्स का। द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन x का होल क्यूब इज p। ओके, 4x अपॉन 10 अपॉन x, 4x अपॉन 10 अपॉन x का होल क्यूब, और इसकी जो एक्सपेंशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो जो ऑब्वियसली अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की मुझे हिंट दी हुई है तो फिर मैं कोफिशिएंट एक्स के हिंट को कंसीडर करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स ढूंढूंगा। एनीवेज, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन x होल क्यूब इज p। ओके,
तो ऑब्वियसली मुझे पी ढूंढना पड़ेगा, सवाल तो आखिर में ऐसे ही होते हैं कि अननोन्स को ढूंढो। तो फिर मैं इसकी एक्सपेंशन में उस टर्म में इंटरेस्टेड हूँ जिसमें एक्स हो, ताकि उसका कोफिशिएंट निकालूंगा और फिर वो पी हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा कौन सी एक्सपेंशन दी हुई है, 2x + k/x², 2x + k/x² पावर 5। कोएफिशिएंट ऑफ 1/x इज क्यू। तो ये एक एक्सपेंशन है, इसमें मैं अगर कहीं ना कहीं अगर एक्स टर्म जो होगा वो मैं ढूंढूंगा तो उसका जो नंबर जो उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो कोफिशिएंट वो पी होगा। लेकिन वो फिर ऑब्वियसली कोई एक नंबर ही होगा, उसको मैं इक्वेट करूंगा तो ऑब्वियसली फाइंड पी। इसमें जो 1/x का कोफिशिएंट होगा वो एक नंबर होगा, उसको मैं ढूंढूंगा और फिर वो क्यू को इक्वेट करूंगा। यू गेट द आइडिया। गिवन दैट p इक्वल्स टू 6q, ओके फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। p इक्वल्स टू 6q, p इक्वल टू 6q दिया हुआ है, व्हाट इज k। तो वही बात आ गई, सबसे पहले तो आपको जो हिंट दी है उसको कंसिडर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसकी एक्सपेंशन करें और कोफिशिएंट ऑफ x को ढूंढें। तो आई विल बी इंटरेस्टेड, तो इसको मैं ब्लू से कंसिडर कर लेता हूँ। सो आई विल बी इंटरेस्टेड इन द टर्म विच हैज x एंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन द टर्म विच हैज 1/x। अब आप चाहें तो एक्सपेंशन करें या फिर पूरी एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कोफिशिएंट का वो बस वो टर्म में इंटरेस्टेड, जिसमें आप इंटरेस्टेड है वो निकाल लें। मतलब ये कि आप इसकी पूरी एक्सपेंशन करें और जैसे एक आपके पास टर्म आ गया जिसमें x है वाला, तो आप उसका कोफिशिएंट देखेंगे और उसको p के इक्वेट कर लेंगे एंड फ्रॉम देयर वी विल कैरी ऑन। लेकिन मैं इसकी पूरी एक्सपेंशन नहीं कर रहा, मैं बस टर्म बाय टर्म चलता रहूंगा और फिर मैं नोट करूंगा कौन सा वो टर्म आ रहा है जो जो मुझे x देगा, ताकि मुझे पूरी एक्सपेंशन नहीं करनी पड़े। ओके, तो कैसे, वो मैं बता चुका हूँ। ऐसे होगा कि शुरू शुरू में मैं नंबर्स भी कंसिडर नहीं कर रहा, सिर्फ x में इंटरेस्टेड हूँ। तो शुरू शुरू में हमें पता है कि x की पावर क्या होगी, 3 होगी। अब 1/x की पावर हमें पता है 0 होगी। फिर मुझे पता है कि x की पावर क्या हो जाएगी 2, अब 1/x की पावर क्या हो जाएगी 1। और फिर मुझे पता है, अब मैं आगे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के इधर रुक जाऊंगा, क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म में जिसमें पावर इसकी 2 हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, सो दे विल कैंसिल आउट। और x की पावर इवेंचुअली क्या हो जाएगी 1। और एंड आई एम इंटरेस्टेड इन 1, द टर्म विद x की पावर 1, जस्ट सिर्फ x। सो आई एम इंटरेस्टेड इन नॉट द फर्स्ट टर्म बट द सेकंड टर्म। तो इसका सेकंड टर्म निकाल लें। तो सेकंड टर्म कैसे निकलता है, 3c0 3c1, सो 3c1, तो ये हो जाएगा 4x की होल पावर 2, क्योंकि एक डिस्क कम होगी और उसकी पावर बढ़ जाएगी, 10/x की होल पावर 1। ये 1 इसके साथ मैच होगा ना, तो इसकी बढ़ जाएगी एक, तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, और ये 2 + 1 हमेशा क्या होना चाहिए 3। ओके, सो यहाँ से मेरे पास कोफिशिएंट क्या आया एक्स का, यहाँ से जो मेरे पास कोफिशिएंट है एक्स का वो आया 3c1 होता है 3, 3 × 16 आई बिलीव इज 48, 48 × 10 इज 480, 480। और वो 480 फिर किसके बराबर हो जाएगा, पी के, क्योंकि तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स उन्होंने बोला पी, लेकिन तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 480, सो इन अदर वर्ड्स पी इज इक्वल टू 480। इसमें 1/x, तो ये हो जाएगा नंबर्स में, फिर ये वाले फैक्टर्स कंसिडर नहीं करा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5, 1/x² की पावर 0, एक्स की होल पावर 4, 1/x² की पावर 1। कोफिशिएंट किसका दिया है 1/x का, अभी भी बात नहीं बनी, तो एक्स की पावर 3, 1/x² की पावर 2। आई थिंक यहाँ पे बात बन जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर 3 हो जाएगा एक्स की पावर 4, तो 1/x बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो आई एम इंटरेस्टेड इन द थर्ड टर्म। सो 5c0, 5c1, 5c2, 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 तो ये हो जाएगा 2x की होल पावर 3। आप यूं भी कर सकते हैं कि 5 - 2 3 होगा, या यूं भी कर सकते हैं ये, और ये तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली, तो हो जाएगा k/x² की होल पावर 2, तो ये 2 मैच करेंगे। तो पहले ये कर लेंगे, इसकी पावर नहीं लिखे, पहले 5c2 लिखें, इसकी पावर लिखें जो मैचिंग होगी, और फिर 5 - 2 3, तो ये 3 बच जाएगा। सो व्हाट डज दिस गिव मी, दिस गिव्स मी द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x।
तो एक्स क्यूब है, फिर एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट, 1/x। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/x? इट इज 5 से 2 होता है 10। 10 इंटू 8 इज 80, 80 इंटू के स्क्वायर, क्योंकि के स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 80 इंटू के स्क्वायर, 80 इंटू के स्क्वायर इज 80 के स्क्वायर। और वो किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली क्यू के बराबर होगा। अब जो हिंट दी हुई है उसको इस्तेमाल करें, दैट इज इट। आई हैव बीन गिवन दैट p इक्वल्स टू 6q। व्हाट इज p? p is 480। व्हाट इज q? द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x? 80 के स्क्वायर। ये सारे इक्वल हैं आपस में, आगे पीछे आगे पीछे चल रहे हैं बस। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आई मीन द कोएफिशिएंट ऑफ 1/x, ऑब्वियसली पूरा स्टेटमेंट। और q किसके बराबर है? 80 के स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हमें k को इन्वॉल्व करना है टू फाइंड k, एंड दैट इज इट, बात खत्म। 480/6, व्हाट डज दिस गिव मी? 4 हो जाएगा तो आई बिलीव 80 हो जाएगा, 80। के की कोई हिंट दी हुई है? के की कोई हिंट दी हुई है कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, अच्छा तो के की वैल्यू फिर हो जाएगी +-1, एंड वी आर डन। सो आई होप यू गॉट द आइडिया। We are now done with expansions in APGP, in other words, series, and now we'll move towards differentiation and integration. Thank you very much. Allah Hafiz.